मैदान जंग से फिर भागेगा अमेरिका। हथियार बेचकर भाग निकलने की है फितरत। इस बार यूक्रेन को चुकानी पड़ेगी कीमत। जिन दिनों रूस और यूक्रेन जंग के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं, जिन दिनों नाटो की फौज रूस को रौंद देने का मन बना चुकी है, जिन दिनों अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान के हाथों पिट चुका है, जिन दिनों बाइडेन और पुतिन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं दिनों ये सवाल उठ खड़े हुए कि क्या सच में अमेरिका पिटता चला जा रहा है? क्या सच में रूस अमेरिका के खोखले होने का दावा करता है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में अमेरिका कमजोर हो गया है या फिर इसके पीछे कारण कुछ और है। इस पूरे घटनाक्रम पर टीम मोदी भी बेहद सतर्कता के साथ नजर बनाए हुए है। रूस और अमेरिका की अदावत में मोदी ने वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाई हुई है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है भारत? क्या अमेरिका के साथ भारत के प्रगाढ़ रिश्तों वाली पिक्चर में बिहाइंड द कैमरा कोई और सीन चल रहा है? दोस्तों, हमें यकीन है कि आपके मन में सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि रूस और चीन जैसे दुश्मनों को टाइट करने वाला अमेरिका कैसे आतंकियों के खिलाफ जंग हार रहा है, कैसे वो तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में सरेंडर कर गया, कैसे अमेरिका के खिलाफ आईएसआईएस ने जंग का ऐलान कर दिया। इन सब के पीछे आखिर क्या कारण है? क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर है। अमेरिका वो मुल्क है जिसके पास दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी है। अमेरिका वो मुल्क है जो दावा करता है कि उसके फाइटर जेट्स और हाइपरसोनिक हथियारों का सामना पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। तो फिर अमेरिका की दुर्गति क्यों हो रही है? क्यों और कैसे आतंकवादी अमेरिका को हर मोर्चे पर मात देते जा रहे हैं? या फिर दुनिया देख ही वही रही है जो अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता है? अमेरिका बस अपना उल्लू सीधा करता है और फिर देशों को उनके हाल पर छोड़कर रफू चक्कर हो जाता है। जी हां दोस्तों, तो कुछ ऐसा ही है और इतिहास भी इसी की गवाही देता है। इससे पहले कि आपको अमेरिका की मौका परस्ती की हालिया तस्वीर दिखाएं, आप ये जान लीजिए कि देशों के बीच मझधार छोड़कर भागने वाले को ही अमेरिका क्यों कहा जाता है। वियतनाम से भागा था अमेरिका। अमेरिका के पीछे हटने के मामलों में सबसे ज्यादा चर्चित है वियतनाम का किस्सा। अफगानिस्तान से 5 गुना सैनिक और 19 साल की भीषण बमबारी के बावजूद अमेरिका कम्युनिस्ट उत्तरी वियतनाम को झुका नहीं सका। घरेलू दबाव के आगे 1969 में राष्ट्रपति बने रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम से बाहर निकलने का मन बना लिया। जनवरी 1973 में पेरिस में अमेरिका, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम और वियतकॉन्ग के बीच शांति समझौता हुआ। इस समझौते की आड़ में अमेरिका वियतनाम से अपनी सेना हटाना चाहता था। इसके बाद वियतनाम में भी वही हुआ जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है। अमेरिकी फौज के पूरी तरह निकलने से पहले 29 मार्च 1973 को उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम पर हमला बोल दिया। 2 साल बाद 30 अप्रैल 1975 को कम्युनिस्ट वियतनाम की फौज साइगॉन में घुस गई और वहां बचे हुए अमेरिका को आनन फानन में भागना पड़ा। क्यूबा में भी अमेरिका ने मारी थी पलटी। जनवरी 1959 को कम्युनिस्ट क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के तानाशाह फुल्गेंसियो बतिस्ता की सत्ता उखाड़ फेंकी। नई कम्युनिस्ट सरकार ने क्यूबा में निजी प्रॉपर्टी को जब्त करना शुरू कर दिया। इनमें ज्यादातर उत्तरी अमेरिकियों की थी। कास्त्रो ने लैटिन अमेरिका के कई देशों में कम्युनिस्ट क्रांति को हवा देना शुरू कर दिया। वो खुलकर अमेरिका के खिलाफ भी बोलने लगे। ऐसे हालात में जनवरी 1961 में अमेरिका ने क्यूबा से कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। सीआईए को कास्त्रो का तख्ता पलटने के लिए क्यूबा के भागे लोगों को ट्रेनिंग और हथियार देने की इजाजत दे दी। 17 अप्रैल 1961 को अमेरिकी हथियारों, ट्रेनिंग और जरूरत पड़ने पर हवाई मदद के वादे के साथ 1200 से ज्यादा क्यूबाई लड़ाकों ने क्यूबा के पिग्स की खाड़ी के रास्ते क्यूबा पर हमला कर दिया। कास्त्रो को पहले ही इस हमले की जानकारी मिल चुकी थी। क्यूबा की वायुसेना ने हमलावरों की ज्यादातर नावों को डुबा दिया। आइजनहावर के बाद राष्ट्रपति बने जॉन एफ कैनेडी वादे के मुताबिक ऐन मौके पर हवाई मदद देने से मुकर गए। आखिरकार कुछ ही घंटों में 100 से ज्यादा हमलावर मारे गए। करीब 1100 को पकड़ लिया गया। सोमालिया में भी मिशन से पलटा। जनवरी 1991 में अफ्रीकी देश सोमालिया में कई विरोधी कबीलों की मिलिशिया यानी सशस्त्र विद्रोही गुटों ने राष्ट्रपति मोहम्मद सियाद बरे का तख्ता पलट दिया। वहां की राजधानी मोगादिशु में मुख्य विद्रोही गुट यूनाइटेड सोमालिया कांग्रेस भी 2 गुटों में बंट गया था। इनमें एक गुट का नेता अली मेहदी मोहम्मद राष्ट्रपति बन गया। दूसरे गुट को मोहम्मद फराह अदीदी चला रहा था। मानवीय संकट बढ़ने पर यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन सोमालिया 2 यानी UNOSOM 2 के तहत आम लोगों को खाने पीने और डॉक्टरी मदद शुरू की गई।
मगर अदीदी का गुट इसमें आ रहा था। ऐसे में अमेरिका ने 3 अक्टूबर को मोगादिशु में एक घर से अदीदी के 2 करीबी साथियों को पकड़ने के लिए सेना की टास्क फोर्स भेजी। यह हमला अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। मिशन के दौरान विद्रोहियों ने अमेरिकी सेना के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए। अभियान के दौरान 19 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए, करीब 73 घायल हो गए। मारे गए अमेरिकी सैनिकों और पायलट्स के शवों को विद्रोहियों की भीड़ ने सड़कों पर घसीटा। इन सभी क्रूर नजारों की रिकॉर्डिंग अमेरिकी टीवी पर प्रसारित हुई। पूरी रात चली लड़ाई के बाद अमेरिका सोमालिया में मानवीय मदद के पूरे मिशन से पीछे हट गया। उसने अपने सभी सैनिक वापस बुला लिए। ये तो रही पुरानी बात। अब नया किस्सा है यूक्रेन का। यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए अमेरिका उसे जंगी हथियारों की खेप भेज रहा है। अमेरिका ने अपने कुछ राजनयिक परिवारों को यूक्रेन से वापस बुला लिया है। अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर लोगों से यूक्रेन न जाने की अपील की है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव किस हद तक बढ़ सकता है, इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जंगी हथियारों की खेप अमेरिका ने भेजना शुरू कर दिया। अमेरिकी दूतावास ने बताया कि 2 लाख पाउंड की मदद भेजी गई है। इस मदद में जंगी हथियार भी शामिल हैं, जो मोर्चे पर तैनात यूक्रेन के सैनिकों को दिए जाएंगे। अमेरिकी 2014 से अब तक यूक्रेन को $2.7 अरब की मदद दे चुके हैं। अमेरिकी दूतावास ने एक तस्वीर भी ट्वीट की है, जिसमें बड़ी संख्या में कंटेनर उतर रहे हैं। दोस्तों, आतंक के खिलाफ जंग का जो ऐलान करके अमेरिका ने खुद को विक्टिम प्रोजेक्ट किया और दुनिया में कहीं पर भी दादागिरी करने का स्वघोषित लाइसेंस हथिया लिया। अमेरिका के पीटे जाने की तस्वीरें उसी गेम प्लान का हिस्सा है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले, जिसे 9/11 अटैक भी कहते हैं, के बाद आतंक के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने यूएस कांग्रेस की सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा युद्ध अलकायदा से शुरू होता है, लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि दुनिया के हर आतंकी समूह को ढूंढा, रोका और पराजित नहीं किया जाता। लेकिन आज 9/11 हमले के 21 साल बाद क्या अमेरिका अपने कही उस बात पर खरा साबित हुआ है, या फिर उसने एक अलकायदा को खत्म करने के लिए जो रणनीति बनाई, उसने कई और अलकायदा दुनिया भर में खड़े कर दिए? इसका जवाब होगा कि अमेरिका अपने गेम प्लान में पूरी तरह सफल साबित हुआ, फिर चाहे इसके लिए अपने ही सैनिकों की लाशों ही क्यों न रौंदनी पड़ी। अमेरिका ने आतंक के खात्मे के नाम पर दुनिया भर में अपने हथियारों की खेप को खपाया और आर्म्स डीलिंग के अपने धंधे को चमकाया। रूस यूक्रेन विवाद में ही नाटो सदस्य देशों ने यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को हाल ही में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जखीरा भेजा है। ये मिसाइलें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर फायर की जा सकती हैं। तुर्की ने भी यूक्रेन की सहायता के लिए सैकड़ों की संख्या में बायरकटार TB2 ड्रोन सौंपा है। इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन की सेना रूसी सीमा की रखवाली भी कर रही है। इन सब में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है अमेरिका। तो आप खुद सोचिए, हथियारों की खरीद बिक्री का सबसे ज्यादा फायदा भी किसे मिला होगा? शर्तिया अमेरिका को। यानी जब तक जंग होती रहेगी, अमेरिका का कारोबार फलता फूलता रहेगा। यही वजह है कि न तो अमेरिका जंग खत्म होने देता है और न ही आतंकी, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी हुआ तो उसका मार्केट खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने 300 जेवलिन मिसाइलें यूक्रेन भेजी। स्ट्रिंगर मिसाइलों को पहले ही सौंप चुका है अमेरिका। रूसी टैंकों और अटैक हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ जंगी सामान। दोस्तों, जो 300 जेवलिन मिसाइलें अमेरिका ने यूक्रेन को बेची हैं, उनकी कीमत $50 मिलियन बताई जा रही है। इस शिपमेंट में ग्रेनेड लॉन्चर, साथ ही गोला बारूद और दूसरे हथियार शामिल हैं। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एंटी टैंक मिसाइल है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य को साधने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल को टैंकों का काल माना जाता है, यानी अगर जेवलिन ने निशाना साधा तो फिर दुश्मन के टैंक का कबाड़ में तब्दील होना तय। जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल बिल्डिंग्स और दुश्मनों के अड्डों को उड़ाने के लिए भी किया जाता है। जेवलिन के अलावा यूक्रेन को अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइलें भी दी गई। ये मिसाइल हवा में उड़ते लो फ्लाइंग ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। स्ट्रिंगर मिसाइलों को भी कंधे पर रखकर आसानी से फायर किया जा सकता है। यानी अमेरिका रूस के हर संभावित हमले की काट खुद ब खुद यूक्रेन को उपलब्ध करा रहा है। यानी एक अच्छे व्यापारी की तरह अमेरिका दुनिया भर में अपने हथियार बेचने का माहौल बना रहा है, वो भी दुनिया की आंख में धूल झोंकते हुए। अमेरिका ने जिस आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध छेड़ा था, उसमें पहला पड़ाव अफगानिस्तान था, जहां शुरुआती दौर में अमेरिका कहर बनकर तालिबान पर टूटा और उसने अफगानिस्तान से तालिबान की सरकार को उखाड़ फेंका।
यहां तक कि 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान के एबटाबाद से ढूंढकर खत्म कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद ही अमेरिका न अल-कायदा को खत्म कर पाया और न ही वैश्विक रूप से बढ़ रहे आतंकवाद को। इराक में आतंकवादियों ने सिर उठाया तो अमेरिका को अपने हथियार बेचने का मार्केट मिल गया। इराक में अमेरिका ने बाकायदा अपने सैनिक बेस तक बना डाला। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अल-कायदा पर हमला किया तो वो कई हिस्सों में बंट गया। उसके कुछ नेता अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन वो खत्म नहीं हुए। बीते 20 सालों में दुनिया भर के देशों में अल-कायदा के कई नए धड़े सबके सामने आए हैं। 2003 में जब अमेरिका ने इराक में हमला किया, उसके बाद अबू मुसाब अल जरकावी के नेतृत्व में वहां अल-कायदा कहर बनकर टूटा। हालांकि 2006 की एयर स्ट्राइक में अमेरिका ने अबू मुसाब को मार गिराया, लेकिन अल-कायदा अभी खत्म नहीं हुआ और अब अल-कायदा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक बनकर सबके सामने खड़ा है। बाद में यही इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक बना, जिसने 2014 में इराक और सीरिया में अपने इस्लामिक स्टेट की घोषणा कर दी। अमेरिका को फिर मौका मिल गया अपने हथियार खपाने का। इस्लामिक स्टेट को हराने के लिए अमेरिका, ईरान, इराक, कुर्दिश, शिया, मिलिशिया, सीरिया और रूस ने एक साथ मिलकर उस पर हमला किया। लेकिन इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट आज भी मजबूत है। इस्लामिक स्टेट ने अलग अलग इलाकों के लिए अपने नए धड़े बनाए, जैसे वेस्ट अफ्रीका के लिए IS वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस और अफगानिस्तान में IS खुरासान प्रोविंस बना डाले। बीते साल 2021 में 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ था, उसकी जिम्मेदारी भी IS खुरासान ने ली थी, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 200 लोगों की मौत हो गई थी। हमारे एक्सपर्ट एनालिस्ट मानते हैं कि अमेरिका के अल-कायदा पर हमले के बाद अमेरिका को अपने हथियारों के मार्केट के एक्सपेंशन का और मौका मिला। अल-कायदा अमेरिकी हमले के बाद कई हिस्सों में टूटा और दुनिया भर में फैल गया। इराक और सीरिया में उसकी खिलाफत पर जब हमला हुआ तो इस्लामिक स्टेट ने भी ऐसा किया और उसने खुद को बचाए रखने के लिए युद्धग्रस्त देशों जैसे अफगानिस्तान, लीबिया और नाइजीरिया जैसे देशों का सहारा लिया। वहां उसने अपनी नई ब्रांच खोली। पहले अल-कायदा अफगानिस्तान में केंद्रित था, इसलिए उस पर हमला करना और उसे खत्म करना आसान था। लेकिन अब अल-कायदा अपने नए नए रूपों में एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में फैल चुका है, जिसे तबाह करना अब नामुमकिन हो गया है। अमेरिका के कारण ही अफगानिस्तान में ISIS पिछले 2 महीनों में 10 बार से ज्यादा भीषण हमला कर चुका है। यह घटनाएं साफ साफ इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस्लामिक स्टेट जाग चुका है और अमेरिका का एक और ऑपरेशन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका। इसी हफ्ते इस्लामिक स्टेट के लड़ाके ने पूर्वोत्तर सीरिया के एक शहर हसाका में एक जेल पर हमला किया, जिसमें जेल में बंद करीब 3500 कैदियों को आजाद करने की कोशिश की गई। ISIS ने उन्हें अपनी हिरासत में लेकर सुरक्षा बलों से बचने के लिए मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया। ये लोग अभी भी ISIS के कब्जे में हैं और इसके साथ ही एक बार फिर से करीब 3 सालों के बाद ISIS ने अमेरिकी सैनिकों को लड़ाई के लिए चुनौती दी है। यानी साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से अमेरिकी सैनिक ISIS के खिलाफ ऑपरेशन चलाएंगे। साफ हो गया है कि आतंक के खिलाफ अभियान के नाम पर अमेरिका कई और मुल्कों को हथियार बेच डालेगा। ISIS के हमले में 10 से ज्यादा इराकी सैनिकों की मौत हो गई। जितनी ज्यादा मौतें, अमेरिका के लिए अपने हथियारों की बिक्री का उतना ज्यादा मौका। और इसी बहाने अमेरिका आतंक के खात्मे के नाम पर अपनी फौजों को भी उन मुल्कों में उतार देता है। कहा तो ये तक जाता है कि अमेरिकी ये तक सुनिश्चित करते हैं कि आतंक के खिलाफ जंग खत्म होने ही नहीं पाए। रूस भी अमेरिका के इस सौदागर वाली चाल को बखूबी समझता है, इसलिए रूस ने पूर्वी यूरोप में अपने कदम और मजबूत जमा लिए हैं। वो जानता है कि अमेरिका अपना काम निकालने के बाद, यानी कि यूक्रेन को अपने हथियार बेचने के बाद जंग के मैदान से गायब हो जाएगा। लिहाजा पुतिन ने 1 लाख रूसी सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा किया तो चीन को ताइवान पर भी अटैक करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जैसे रूस यूक्रेन पर अपना हक जमाता है, ठीक उसी तरह चीन भी ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। दोस्तों, देशों को मुसीबत में छोड़कर भाग खड़ा होना अमेरिका की पुरानी आदत है। यही वजह है कि इस पचड़े से भारत ने खुद को दूर रखा है और वेट एंड वॉच की स्थिति अपना रखी है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध होने और अमेरिका और यूरोप का रूस से टकराव बढ़ने की स्थिति में भारत के लिए हर तरफ कूटनीतिक मुश्किल पैदा होगी। दूसरा, भारत के किसी रुख से अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन आदि देशों से भी भारत की मौजूदा संबंध प्रभावित होंगे। खुद यूक्रेन के साथ भारत के 3 दशक पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं और वहां करीब 10,000 भारतीय भी रहते हैं। इसलिए भारत की कोशिश यही है कि किसी भी तरह करके ये स्थिति टल जाए। अमेरिका की भगोड़े वाली इसी इमेज को जानकर भारत के अब तक तटस्थ रहने का कारण बता रहे हैं।
दोस्तों, हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? भारत की रणनीति और अमेरिका की रण छोड़ नीति के बारे में आपकी क्या राय है? हमें बताना हरगिज न भूलें। हमें कमेंट करके इस बारे में जरूर अवगत कराएं।